सर, एक सवाल है सिल्वर ईटीएफ को लेकर, लेकिन मैं इससे पहले चाहूँगा एक बार सिल्वर ईटीएफ के हम लोग यहाँ पर भाव, जो टॉप परफॉर्मेंस है एक साल के रिटर्न्स, उनको एक बार हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर लेकर आए, उसको एक बार डिस्कस कर लें। मेरे एसेट का सिल्वर ईटीएफ यहाँ पर टॉप पे है, जिसने 116% के यहाँ पर रिटर्न्स दिए हैं पिछले एक साल में। उसके बाद है कोटक सिल्वर ईटीएफ, 115% के असाधारण रिटर्न इसने भी यहाँ पर दिए हुए हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सिल्वर ईटीएफ यहाँ पर 115.97% के रिटर्न पिछले एक साल में इसने दिए। उसके बाद है टाटा सिल्वर ईटीएफ 115.96% के रिटर्न। उसके बाद है आदित्य बिरला सन लाइफ का ईटीएफ, जिसने 115.93% के रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं। सर, इससे जुड़ा जो दर्शक हमारे यहाँ हैं वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि विच ईटीएफ इज़ बेस्ट फॉर एसआईपी इन करंट स्टेज। हालांकि हम लोग यहाँ पर अभी टॉप परफॉर्मेंस भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या इनमें से सर लग रहा है आपको सिल्वर ईटीएफ कोई बेटर है, या फिर कोई और आपको लग रहा है कि उसमें जाना चाहिए? देखिए, कोई भी ईटीएफ को मैंने जैसे कहा कि इन्वेस्टर्स को कभी हमेशा से सुन के और बात को देख के कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा होमवर्क करना है। यहाँ से करने के बाद से तीन ही चीज देखिए, किस सिल्वर ईटीएफ का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो सबसे ज्यादा है, एक्सपेंस रेशियो किसका सबसे कम है, और तीसरा सबसे ज्यादा आपको सबसे कम ट्रैकिंग एरर जिसका हो। तो ये तीन चीजों जिसके अंदर भी फुलफिल होती हैं, मुझे लगता है वो एक सिल्वर ईटीएफ आप चूज कर सकते हैं। अमूमन तौर पे बात करें तो आदित्य आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सिल्वर ईटीएफ या कोटक का सिल्वर ईटीएफ, आप इसके अंदर अगर आप देखें कि इनके जो वॉल्यूम्स हैं वो आपको अगर स्टेबल दिखते हैं, इनके वॉल्यूम सबसे ज्यादा होंगे मेरे नजरिए में, तो आप इन दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। तो आप रिटर्न्स के नजरिए से देखें तो किसी में भी कोई बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं है, बट हमें सिर्फ एक ही चीज देखनी है, जब आप इन्वेस्टमेंट के बाद कभी उसे बेचने जाएं तो उसके पास बाइंग के लिए वहां पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम हो, जिसकी वजह से आपको एग्जिट करने में आसानी हो। वो एक सबसे बड़ा पैरामीटर है किसी भी चीज को देखने का। तो आपके पास तीन ही चीज देखिए, उसका वॉल्यूम कितना है जिसे हम एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं, ट्रैकिंग एरर सबसे कम किसका, और एक्सपेंस रेशियो किसका कम है। यही तीन पैरामीटर के बेसिस पे आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। AUM, ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो, ये तीन ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको आप यहाँ पर देखें। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सिल्वर ईटीएफ जो है वो यहाँ पर आपके लिए बेटर रहेगा। 2008 के बाद देखा गया है कि ये जो डिक्लाइन आया है सिल्वर में, एक तरह से अगर देखा जाए तो जून का जो महीना था 13% की इसमें लगभग गिरावट देखने को मिली थी, जो कि ऑब्वियस बात है कि 2008 के बाद सबसे बड़ी डिक्लाइन बोली जा रही है। ये महीना सर क्या लग रहा है आपको? एक निवेशक के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो क्या यहाँ पर जुलाई का महीना भी थोड़ा सा और डाउनफॉल इसमें बड़ा देखने को मिल सकता है, जैसे कि जून में देखने को मिला अभी? नहीं, मुझे लगता नहीं अभिषेक जी, क्योंकि पूरा मार्केट जो होता है सेंटीमेंट बेस्ड होता है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी कभी चेंज नहीं होते हैं, बट जो लोग कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होते हैं प्राइजेस की वजह से, फ्लक्चुएशंस की वजह से, ग्लोबल अनसर्टिनिटी की वजह से, वो कहीं ना कहीं पर अपने एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चेंज कर देते हैं। या तो वो क्रूड में चले जाते हैं, या गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर देते हैं, इक्विटीज में कम कर देते हैं। मुझे लगता है ओवरऑल अगर हम देखें कि किस वजह से ये सिनेरियो क्रिएट हुआ था, तो ये सबसे बड़ा जो सिनेरियो क्रिएट हुआ था वो ग्लोबल वॉर लाइक सिचुएशन से क्रिएट हुआ था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से शुरू हुआ था, जहां पे जितने भी ऑयल टैंकर से जो मूव करते हैं गल्फ कंट्री से इंडिया और अदर कंट्रीज के अंदर, वो रुक गए थे। तो जब ये दिखा कि प्राइजेस शूट अप हो रहे हैं क्रूड के और कहीं ना कहीं पे स्केर्सिटी क्रिएट होना शुरू हो गई है, तभी ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। आप देखिए, आप डॉलर्स वापस से ड्रॉप हो गया, रूपी अप्रिशिएट होना शुरू हो गया है, क्रूड के प्राइसेस भी जो हैं वो काफी हद तक नीचे आ गए हैं, $70-72 से क्रूड का प्राइस आ गया है। तो मुझे लगता है कि जो वो वॉर लाइक सिचुएशन थी वो तो ऑलमोस्ट शायद खत्म हो गई है, और बाकी सिचुएशंस नॉर्मलाइज होने की वजह से वापस से इन्वेस्टमेंट्स के फ्लो हर कैटेगरी में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर इक्विटी, गोल्ड और सिल्वर को, तीनों को अगर हम लोग यहाँ पर देखें, कई सारे निवेशक होते हैं जो कि बिना गोल्ड के यहाँ पर चल रहे होते हैं, कहते हैं कि मुझे इक्विटी में भी निवेश कर देना है, मुझे गोल्ड में भी निवेश कर देना है, मुझे सिल्वर में भी निवेश कर देना है। कई लोग कहते हैं मुझे किसी एक में निवेश करना है। आपके लिहाज से सर क्या लगता है कि क्या ये चॉइस ऑफ सिलेक्शन ज़रूरी है कि आपको इक्विटी, सिल्वर और गोल्ड में यहाँ पर निवेश करना चाहिए, या फिर आप सिंपली इक्विटी या गोल्ड और सिल्वर में किसी एक को चुनना आपको लगता है कि ज़्यादा सही है? नहीं, मुझे लगता है अभिषेक जी, जैसे हम खाने की प्लेट लेके बैठते हैं ना, तो सिर्फ दाल से खाना नहीं खा सकते हैं और सिर्फ चावल से पेट नहीं भर सकते हैं। सिमिलरली हमें क्या चाहिए होता है पोर्टफोलियो में, डाइवर्सिफिकेशन का जो रूल बनाया गया कि और डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन सिंगल बास्केट, उसका लॉजिक हमेशा से ये रखा गया है, कोई भी एक एसेट क्लास हमेशा रिटर्न दे ये जरूरी नहीं है। इसीलिए हमेशा चाहिए कि एक डाइवर्सिफिकेशन हो, क्योंकि जब भी कोई एक एसेट क्लास परफॉर्म नहीं करेगा तो दूसरे एसेट क्लास के अंदर हमेशा रिटर्न्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, और ये हमने ग्लोबली देखा भी है।
तो अगर कोई एक सिंगल एसेट क्लास चूज करेगा आउट ऑफ द थ्री, तो फिर मैं डेफिनेटली इक्विटी को वेटेज दूंगा, बिकॉज इक्विटी आपको बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन देता है विद इन अ कंपनी, जो कि गोल्ड एंड सिल्वर्स नहीं देते हैं। बट अगर मुझसे पूछा जाए कि आप तीनों में से चाहें तो तीनों को चूज करना चाहेंगे, तो मैं कहूंगा डेफिनेटली मैं तीनों को चूज करना चाहूंगा, सो दैट कभी मेरे पोर्टफोलियो में इक्विटी का रिटर्न नहीं आएगा तो गोल्ड एंड सिल्वर मेरे पोर्टफोलियो में उस समय पे रिटर्न जनरेट करे होंगे, जो मुझे एक सूदिंग इफेक्ट भी देंगे। और कम से कम मुझे उस समय पे इक्विटीज में सिर्फ एक्यूमुलेशन करना होगा, और बाकी जगह पे जो मैंने इन्वेस्ट किया उससे मैं रिटर्न एंजॉय कर पाऊँ। और इनके सर जैसे कि आपने बताया कि तीनों को आप यहाँ पर चुनेंगे, तो वेटेज के लिहाज से सर आप क्या रखेंगे? मतलब इक्विटी में कितना, गोल्ड में कितना, सिल्वर में कितना? 10,000 रुपये की किसी को जैसे कि लमसम यहाँ पर निवेश करना हो तो? देखिए, अगर अभिषेक जी आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं हमेशा से चाहूंगा कि मेरा लगभग 80% पैसा इक्विटी पोर्टफोलियो में रहे और 20% पैसा ही गोल्ड और सिल्वर में रहे, क्योंकि मुझे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक ही चीज में विश्वास है कि जब आप कंपनीज के अंदर क्या फायदा होता है कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बेसिकली उसके बिजनेस में पार्टनर बन रहे हैं। तो जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी, जैसे जैसे कंपनी के एक्सपेंशन होंगे, वहीं कहीं ना कहीं पर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको भी देखने को मिलेगी। आने वाले टाइम में अगर हम यूजेज की बात करें तो सिल्वर डेफिनेटली एक इंडस्ट्रियल यूजेज में क्रिएट हो रहा है, जो कि गोल्ड के केस में ऐसा कोई सिनेरियो अभी भी नहीं है। तो मुझे लगता है अगर मुझे लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसा कहीं इन्वेस्ट करना होगा तो शायद मैं सिल्वर की तरफ वेटेज थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा वर्सेस गोल्ड, और इक्विटीज को 80% से नीचे तो शायद नहीं लेके चलूंगा।